पाकिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों में एक वजूद है जिसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है, यानी बर्फानी चीता। ये ना सिर्फ हमारे कौमी विरसे की एक खूबसूरत अलामत है, बल्कि ये पूरे माहौलियाती निज़ाम की सेहत का एक पैमाना भी है। लेकिन कई दहाइयों से इसकी हिफाजत में एक बहुत बुनियादी मसला रहा है। आप एक ऐसी चीज़ की हिफाजत कैसे करेंगे जिसे आप ठीक से गिन भी नहीं सकते? और यही वो सवाल था जिसने सालों तक पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को आप कह सकते हैं कि एक तरह से रोक रखा था। जब हमें यही ठीक से मालूम ना हो कि कितने बर्फ़ानी चीते हैं या वो कहाँ रहते हैं, तो फिर उनके लिए वसाइल मुख्तस करना और मौसर पॉलिसियाँ बनाना, ये सब कुछ सिर्फ अंदाज़ों का खेल बनकर रह जाता है। और देखें, यही असल मसला था। जब आपके पास ठोस डेटा ना हो तो सारी कोशिशें सिर्फ अंदाजों पर होती हैं, सबूतों पर नहीं। जैसा कि इस तहकीक में भी कहा गया है, मालूमात की यही कमी मौसर मंसूबाबंदी की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। तो ज़रा माजी पर नज़र डालते हैं। 1976 में अंदाज़ा था कि शायद 250 चीते हैं। 2003 तक यह अंदाज़ा 300 से 400 तक पहुंच गया। ये उस वक्त के हिसाब से बेहतरीन कोशिशें थीं, लेकिन सच पूछें तो ये सिर्फ अंदाजे ही थे जो महदूद सर्वे और लोगों से पूछे गए सवालात पर मबनी थे। इससे वो बड़ा खला साफ नज़र आता है जिसे पुर करने की शदीद ज़रूरत थी। तो इस खला को पुर करने के लिए और इस पहाड़ों के भूत को पहली बार ठीक से समझने के लिए एक नहीं बल्कि दो बहुत बड़ी और आज़ादाना तहकीकी मुहिमात शुरू की गईं। ये समझें कि इस राज को खोलने के लिए दो चाबियां इस्तेमाल की गईं, एक कैमरे की आंख और दूसरी डीएनए। पहली कुंजी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे स्नो लेपर्ड फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम ने किया। और जब मैं कहता हूं बड़ा, तो मेरा मतलब है बहुत बड़ा। 10 साल तक चला ये काम, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में बर्फानी चीते के तकरीबन 39% मस्कन को कैमरों के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से छान मारा। और ये दुनिया के सबसे मुश्किल और दुश्वार गुजार इलाकों में से एक है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प तरीका है। आप यूं समझें कि हर बर्फानी चीते की खाल पर जो धब्बे होते हैं ना, वो बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह मुनफरिद होते हैं। कोई दो चीतों के धब्बे एक जैसे नहीं होते। इसकी वजह से कैमरे की तस्वीरों से मुहक्किकीन हर एक चीते को अलग अलग पहचान सकते हैं और इससे आबादी का दुरुस्त अंदाजा लगाना मुमकिन हो जाता है। अब आती है दूसरी कुंजी, जो कि बिल्कुल हाईटेक है। इसमें मुहक्किकीन ने 1000 से ज्यादा फजले के नमूने इकट्ठे किए और उनसे डीएनए निकाला। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जानवर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, और इससे ना सिर्फ हर चीते की अलग शनाख्त होती है, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि वो नर है या मादा, जो आबादी की साख्त को समझने के लिए बहुत अहम मालूमात है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन बहुत मजबूत तरीके हैं। एक तरफ कैमरे की आंख है जो देखकर बताती है, दूसरी तरफ डीएनए है जो जीनियाती तौर पर तस्दीक करता है। जब ये दोनों तरीके, जो एक दूसरे से बिल्कुल आज़ादाना तौर पर किए गए हैं, एक ही जैसे नतीजे पर पहुंचे, तो ये इन नताइज को नाकाबिले यकीन हद तक काबिले भरोसा बना देता है। तो कई दहाइयों के अंदाज़ों और गैर यकीनी सूरत हाल के बाद आखिरकार इन दोनों जामे तहकीकात ने हमें एक ठोस, एक काबिले एतबार जवाब दिया। पाकिस्तान में बर्फानी चीतों की पहली हकीकी गिनती। तो नंबर क्या था? कैमरा ट्रैपिंग के मुताले से अंदाज़ा लगाया गया है कि 155 चीते हैं, और जेनेटिक स्टडी से 168। ये कितना हैरानकुन है। दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके और नताइज तकरीबन एक जैसे हैं। पहली बार हमारे पास एक ऐसी तादाद है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आबादी की कसाफत तकरीबन 0.17 है। आसान अल्फाज में, हर 100 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में एक से भी कम चीता पाया जाता है। ये नंबर सिर्फ एक आदाद-ओ-शुमार नहीं, बल्कि ये हमें बताता है कि आबादी कितनी बिखरी हुई है, और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की मनसूबाबंदी के लिए ये एक बहुत अहम मालूमात है। इस बात पर जितना जोर दिया जाए कब है। दो अलग अलग स्टडीज़, दो बिल्कुल मुख्तलिफ हाईटेक तरीके, और नतीजा हैरानकुन हद तक एक जैसा। यही चीज़ इस डेटा को पॉलिसी बनाने वालों के लिए सोने की तरह कीमती बना देती है। अब अंदाज़ों पर नहीं, बल्कि सबूतों पर बात होगी। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, ये नंबर बाकी दुनिया के मुकाबले में कैसा है? ये चार्ट हमें कुछ तशवीशनाक बताता है। पाकिस्तान में बर्फानी चीतों की कसाफत खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम है। इससे ये इशारा मिलता है कि यहाँ की आबादी को शायद ज़्यादा खतरात का सामना है, जैसे कि शिकार की कमी या उनके रहने की जगहों का सुकड़ना। तो ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स हैं, डेटा है, लेकिन इसका करना क्या है? पॉलिसी बनाने वालों के लिए इसमें क्या है? दरअसल ये मालूमात सिर्फ तालीमी दिलचस्पी के हामिल नहीं, बल्कि ये मौसर तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन का एक नया रोड मैप है। ये तहकीक हमें बताती है कि हमें अपनी तवज्जो कहाँ मरकूज़ करनी है।
बर्फानी चीतों को क्या पसंद है? ऊंचाई, ग्लेशियर्स के करीब का इलाका और 40 डिग्री से ज्यादा की खड़ी ना हमवार ढलानें। अब वसाइल को इधर उधर लगाने की बजाय हम अपनी कोशिशें सीधा उन इलाकों पर मरकूज कर सकते हैं जहां उनके मिलने का सबसे ज्यादा इम्कान है। और इन कोशिशों का एक अहम हिस्सा होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज या महफूज इलाके। आसान अल्फाज में ये नेशनल पार्क्स जैसी जगहें हैं जिन्हें खास तौर पर कुदरत के तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मैनेज किया जाता है। और यहीं पर एक बहुत अहम बात सामने आती है। डेटा ये दिखाता है कि ज़्यादातर बर्फानी चीतें पहले से मौजूद प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर ही हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि शायद हमें नए पार्क बनाने की बजाय अपने मौजूदा पार्क्स को ही मज़ीद मजबूत और बेहतर बनाना होगा, जो कि वसाइल के इस्तेमाल की एक ज़्यादा मौसर हिकमत अमली है। तो एक वाज़ेह पॉलिसी का रास्ता कैसा नजर आता है? 3 कदम है। पहला, जहां चीते ज्यादा हैं उन महफूज इलाकों पर अपने वसाइल लगाएं और उन्हें तरजीह दें। दूसरा, उन इलाकों को आपस में जोड़ने वाले रास्तों यानी कॉरिडोर्स को महफूज बनाएं। और तीसरा, गैर कानूनी शिकार के खिलाफ गश्त और मुकामी आबादी के साथ मिलकर काम वहीं करें जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इन तमाम कोशिशों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और वो है मौसमियाती तब्दीली। ये ऊंचे पहाड़ी मस्कन और ग्लेशियर्स जिन पर ये सारा इकोसिस्टम इन्हिसार करता है, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ये सिर्फ एक जानवर की बका का सवाल नहीं, बल्कि इसके पूरे घर के मुस्तकबिल का सवाल है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यह है कि इस नए और मजबूत डेटा की बुनियाद पर हमारी पॉलिसियां और हमारे इक़दामात इस बदलती हुई आबो हवा में बर्फानी चीते के मुस्तकबिल को कैसे महफूज बना सकते हैं। क्योंकि अब अंदाज़ों का दौर ख़त्म हो चुका है, अब ठोस शवायद की बुनियाद पर काम करने का वक्त है।